आज हम लोग संधि के बारे में सीखेंगे। संधि क्या है और संधि की परिभाषा क्या है, संधि के भेद क्या है और किस प्रकार से हमें साहित्य में इनका व्याकरण से लाभ ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि संधि की परिभाषा कि दो वर्णों के मिलने से उनके स्वरूप और ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यूँ कहते हैं कि दो वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है, उसी को संधि कहते हैं। तो संधि के मुख्य तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर वर्णों की मेल से, जहाँ स्वर वर्णों की मेल होती है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो स्वर संधि के 5 भेद, पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और यादि संधि। तो अयादि संधि 5वां है। आज हम लोग इस वीडियो में दीर्घ संधि के बारे में सीखेंगे। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं जहां स्वर वर्णों की मेल, स्वर वर्ण हो सकता है कि ह्रस्व या दीर्घ हो। ह्रस्व का मिलन और दीर्घ दोनों के मिलने से विकार होता है, या दीर्घ या ह्रस्व के मिलने से जो विकार होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। यह देख सकते हैं कि इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं और इन चीज़ों को समझना है कि एक पहली है जो आकार की संधि, इकार की संधि और उकार की संधि। आकार की संधि और इकार की संधि ईकार, और एक है उकार की संधि। तो इन संधियों की जब मिलन होती है शब्दों में, तो उसमें जो परिवर्तन होता है, जो उसमें विकार होता है, वो देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं इसमें कि ये किस प्रकार से हम लोग इससे लाभ ले सकते हैं। हर वर्ण में, व्यंजन वर्ण में कई बार अ उसमें मिला हुआ है कि स्वर वर्णों की सहायता से ही हम व्यंजन वर्ण बोलते या लिखते हैं। तो कहने का मतलब है कि व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण उसमें समाहित होते हैं। तो देखते हैं जैसे अ और अ, ह्रस्व, ह्रस्व और दीर्घ को समझना होगा। ह्रस्व किसे कहते हैं कि हिंदी में जिन वर्णों को उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं, और जिन वर्णों को उच्चारण करने में ह्रस्व के दुगना समय लगता है उसे दीर्घ कहते हैं। तो देखते हैं, तो इसको जैसे अ ह्रस्व है, आ दीर्घ है, हर्षई ह्रस्व है और दीर्घ, दीर्घ है जिसको दीर्घ, उसमें दुगुना समय लगता है। तो इसे ह्रस्व और उसको दीर्घ क्षेत्र में आता है। आ ह्रस्व है, आ दीर्घ है जिसमें दुगुना समय लगता है। उ एगो हम लोग ह्रस्व कहते हैं, एगो दीर्घ कहते हैं, दीर्घऊ। तो ह्रस्व में जितना समय लगता है उच्चारण करने वाक्य तंत्रियों द्वारा, उसका ठीक दुगुना समय लगता है उसमें, दीर्घ में। तो आइए देखते हैं कि ह्रस्व और दीर्घ किस प्रकार से हम इसको तोड़ सकते हैं। जैसे आ को जब मिलाते हैं तो आ बनता है। आकार को हम दिखा दिए हैं कि अ का मतलब आकार होता है, आकार दोनों को मिलाकर अ जोड़ अ बराबर आ होता है। तो यहाँ रामानुज है, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। राम जोड़ अनुज। यहां देख सकते हैं कि यह जो स्वर वर्णों का जो मेल है दीर्घ संधि में, कैसे दीर्घ बनता है, ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर दीर्घ बनता है, या दीर्घ और दीर्घ मिलकर ह्रस्व बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ की अ की मात्रा है। ऐसे हम निकाल सकते हैं कि जब राम बोलते हैं तो म में, क्योंकि ये व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि में ऑटोमेटिक वहाँ अ समाहित है, तो म राम, म अ सुनाता है आवाज में भी। तो यहाँ अ है और जोड़ ये अ है। जब अ और अ को जब एक साथ मिला देते हैं तो आकार बन जाता है आ, जो यहाँ हमने दिखाया है।
तो ये रामा अनुज हो गया। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि अ और अ की संधि हुई है। अब यहाँ देखते हैं कि रामा अवतार, तो राम जोड़ अवतार, ये देख सकते हैं। तो इसमें ये भी है कि इसमें अ है, जिसमें इसमें देख सकते हैं ज है, जन्म जोड़ अंतर, जो जन्मांतर है, ये देख सकते हैं कि अ और अ का मिलन हुआ, यहाँ अ है और अ का मिलने से आकार बन जाता है, अ और आ को मिलने से आ हो जाता है। तो ये अब यहाँ देख सकते हैं कि स्व है, इसको इस तरह से तोड़ेंगे स्व को, और ये आकार है वो अ बन जाएगा, अधीन। तो ये जब दोनों को मिलाएंगे तो स्वाधीन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पीत है, पीत जोड़ ये आकार है तो इसको अ बन जाएगा, अंबर, अंबर। तो और अ को मिलाएंगे तो आ बन जाएगा, पीताम्बर हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि सत्यार्थ है, तो सत्य को लिखते हैं, य को आकार को अ बनाते हैं, तो अ जोड़ अर्थ, ये संधि विच्छेद हुआ। अगर इसको हम लोगों ने सीखा तो अब दूसरा देखते हैं कि अ के बाद आ कैसे आता है। तो यही स्वर वर्ण दोनों, ये हरस्व है, ये दीर्घ है, हरस्व और दीर्घ को मिलाकर दीर्घ बनता है। तो इसका देखते हैं तो पुस्तक, पुस्तक जोड़, क्योंकि यहाँ आ है तो यहाँ पुस्तक आलय, आलय, पुस्तक जोड़ आलय। तो इसका संधि विच्छेद यहाँ एक्चुअली अ है और यहाँ आ है, तो अ और आ को मिलाया तो आ हो गया। अब दिव्यासन को देखते हैं कि दिव्य जोड़ आसन, आसन। अब इसको मिलाते हैं अ और आ को तो ये होता है। अब देखते हैं हिमालय को, हिम, अ मिलाते हैं क्योंकि अ है, अ जोड़ यहाँ आ है, आलय, हिमालय, हिम जोड़ आलय, हिमालय। गजानन, गज मतलब हाथी होता है, गज जोड़ आनंद, गजानन। यहाँ अ है और आ मिला के है। रत्नाकर मतलब समुद्र होता है, रत्न जोड़ आकर, आकर माने खजाना, तो रत्नों का खजाना। तो हम उस शब्द पर नहीं जाते हैं। अ जोड़ आ, इसको कैसे स्वर वर्णों का जो मेल होता है, कैसे दीर्घ होता है, जब ह्रस्व और दीर्घ को मिलाते हैं तो हमेशा दीर्घ होता है। तो ये इसमें दिखाया है। इसमें सत्य जोड़ आ बनेगा आग्रह, सत्याग्रह हो गया। तो इसको हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं, आ पहले दीर्घ है उसके बाद ह्रस्व है। तो इसमें देखते हैं कि विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी, आ है पहले, यहाँ आ है उसके बाद ओ है, दोनों को बनाएंगे तो दीर्घ हो जाएगा, विद्यार्थी। यथार्थ है, अ है तो यथार्थ, यथाज, सॉरी, यथा, अ में इसमें पहले दीर्घ है फिर ह्रस्व है, अर्थ, यथार्थ। रेखांकित है, रेखा जोड़ अंकित है, यहाँ आ है, यहाँ अ है, अनुस्वार उस वर्ग में होता है। तथापि, तथा आकारांत है फिर अकारांत, तथा जोड़ अपि, उसके बाद सीमांत है तो सीमा जोड़ अंत। तो ये हम लोगों ने देखा, पहले दीर्घ फिर उसके बाद ह्रस्व को देखा और कैसे दोनों मिलकर दीर्घ बनता है। फिर ऐसा आप देखते हैं कि दीर्घ को दीर्घ से मिलाते हैं तो भी दीर्घ ही होता है। जैसे
विद्या जोड़ आलय। तो यहाँ दीर्घ आप देख रहे हैं आ है और जोड़ आ है, ये दोनों को जब एक साथ मिलाते हैं तो फिर आ ही बनता है। जैसे आ जोड़ आ को मिलाते हैं तो आ बनता है। उसी तरह से महात्मा के लिए महा जोड़ आत्मा, इसमें भी आ और दीर्घ मिला है। और महाशय को देख लीजिए उदाहरण, महा जोड़ आशय। और यहां देख रहे हैं कलात्मक को कला जोड़ आत्मक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको आकारांत को देखा कि कैसे जब ये संधि होता है और कैसे संधि विच्छेद होता है और किन वर्णों के समावेश, किन वर्णों के मिलने से ये विकार उत्पन्न होता है और सब। अब देखते हैं इकारांत में हम लोगों ने आकारांत को देखा अकार। अब इकार, ई का मतलब ये जो ह्रस्व है और ये दीर्घ है, तो ह्रस्व ह्रस्व को मिलाने से दीर्घ बनता है। तो इकार माने हर्षिकार और दीर्घिकार होता है दीर्घी माने दीर्घिकार। तो इकार, इसकी संधि को बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें शब्द को देखते हैं कि कैसे तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए कई बार हमें हर्षी दीर्घई ह्रस्व और दीर्घ पर माने शंका होती है और हमें अशुद्धियां की संभावनाएं रहती है। तो देखते हैं, तो ये रविंद्र है, रवि जोड़ इंद्र। अब देखते हैं यहाँ इकार है, इकार मतलब हर्षिकार, हर्षिकार मतलब हर्षई, ये ह्रस्व होता है और ये ह्रस्व और ह्रस्व मिल के दीर्घ होता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि ये हर्षिकार, ये दोनों रवि जोड़ इंद्र, जब दोनों को मिलाते हैं तो दीर्घ होता है। इसलिए रविंद्र कभी हर्षई इधर से नहीं होगा, ह्रस्व नहीं होगा, हमेशा रविंद्र लिखोगे तो दीर्घ ही लिखना है। जैसे कविंद्र है, कवि जोड़ इंद्र, ये जब हमें हरस और फिर हरस को मिलाते हैं तो दोनों का मिलन होता है तो हमेशा दीर्घ होता है। हरस दीर्घ या हरस हरस को मिलाने से हरस नहीं कभी होगा, हरस और हरस को मिलाएंगे तो दीर्घ ही होगा। जैसे गिरिध, गिरि जो इंद्र, गिरिंद्र। अब इसमें मुनिंद्र है, क्योंकि पहले से अगर ये लिखा हुआ ह्रस्व लिखेंगे तो वो शब्द गलत हो जाएगा, इसलिए हमें हमेशा इसको दीर्घ में लिखना है। अब इसको मुनि ह्रस्व किए और मुनि, और उधर भी आपके उत्तर पद भी आपका ह्रस्व ही होगा, पूर्व पद उत्तर पद, ये उत्तर वर्ण भी ह्रस्व होगा। तो हम लोगों ने देखा कि ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर दीर्घ होता है और इसको ये तोड़ने की प्रक्रिया इस प्रकार है। अब हम दूसरे देखते हैं कि ह्रस्व के बाद दीर्घ होता है, ह्रस्व के बाद दीर्घ होता है तो दोनों मिलकर दीर्घ कैसे होते हैं। तो यहाँ देखेंगे कविश्वर है, तो कवि, कवि जोड़, अब हमें दीर्घ होना है क्योंकि ये सूत्र भी आप देख सकते हैं कि, तो यहाँ ईश्वर, कवि जोड़ ईश्वर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ह्रस्व है और यहाँ दीर्घ है, तो यहाँ ह्रस्व यहाँ दीर्घ है। गिरीश को आप देख सकते हैं, ये पूर्व पद ह्रस्व है और दीर्घ में ईश, दीर्घ गिरीश। अब अधीश्वर में देख सकते हैं कि आपका पूर्व में ह्रस्व है अधि जोड़ ईश्वर। उसके बाद यहाँ मुनीश में देख सकते हैं कि ये मुनि ह्रस्व है और दीर्घ। तो इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद, हम लोग ह्रस्व के बाद दीर्घ होता है तो इसका हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं और आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब देखते हैं अगर पहले ही दीर्घ आए इकारांत में और बाद में ह्रस्व आए तो उसके लिए ये महेंद्र के देखते हैं, तो मही जोड़ इंद्र,
इंद्र, पहले दीर्घ है फिर ह्रस्व है। अब इसमें देखते हैं कि पहले दीर्घ है तो सची, ये दीर्घ हो गया, और फिर ह्रस्व और दीर्घ। और फिर देखते हैं कि पहले ही दीर्घ है तो देवी जोड़ इच्छा, उसके बाद रथींद्र, रथी जोड़ इंद्र। तो हम लोगों ने पहले दीर्घ और बाद में ह्रस्व आया तो उसके उदाहरण सहित हम लोगों ने सीखा। अब यदि दोनों इकारांत में दीर्घ आए तो उसको हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो दोनों दीर्घ है तो नारी जोड़ ईश्वर। यहां देख सकते हैं कि यहां दीर्घ है, दीर्घी नारी और ये दीर्घ है, तो दीर्घ और दीर्घ मिलके हमेशा दीर्घ होता है। दीर्घ इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घ, इस रूप में भी कर सकते हैं, इसको भी इस रूप में कर सकते हैं। योगीश्वर, योगी जोड़ ईश्वर, दीर्घ और दीर्घ सती जोड़ ईश, ये दीर्घ और दीर्घ रजनी जोड़ ईश। तो ये दीर्घ और दीर्घ इकारांत में हम लोगों ने देखा दीर्घ संधि के दीर्घ, इसमें इकारांत जोड़ इकारांत मिलके दीर्घ होता है। इसको अब हम लोग अंत में देखते हैं उकारांत। तो उकारांत में ह्रस्व, ये ह्रस्व है, ये ह्रस्व मिलके दीर्घ होता है। तो इसलिए भानुदय, भानुदय कभी भी ह्रस्व में नहीं लिख सकते हैं। जब भानुदय दो शब्द एक साथ जोड़ते हैं, वर्णों को मिलाते हैं, संधि करते हैं, तो संधि कभी ह्रस्व नहीं होता है। ह्रस्व करेंगे तो गलत हो जाएगी। इसलिए लेकिन जब तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि ये ह्रस्व होगा। जब तोड़ेंगे अलग से, भानु में सूर्य होता है तो अलग से जब तोड़ेंगे तो ये ह्रस्व हो जाएगा। और यहाँ पर दो गो है, समझिए दीर्घकार, दीर्घ में दो है तो दो गो ह्रस्व है, तो एक ह्रस्व को हमने इस रूप में लिख दिया और एक को ह्रस्व के रूप में लिख दिया। तो ये भानु जोड़ उदय, क्योंकि ये दीर्घ में दो समाहित है। अब हम देखते हैं गुरुपदेश। गुरु को हमने इस तरह से लिखा, अब दीर्घ को गौर करेंगे तो इस तरह लिखा है। लेकिन जब गुरु लिखा जाता है तो गुरु हमेशा रू में ह्रस्व होता है, और ह्रस्व लिखने का तरीका इसमें अलग से नहीं लिखा जाता, ये ह्रस्व का तरीका है गुरु। ये तो गुरु जोड़ एक, इसमें दो है, रू में दो में समाया हुआ है, तो एक को उपदेश, गुरुपदेश मैंने लिख दिया। उसके बाद है इसमें विधुदय, तो विधु जोड़ उदय, वो आपको पता चलता होगा धीरे धीरे। अब इसमें सुक्ति लिखा है तो सु माने सुंदर होता है, तो सु जोड़, और विधु माने चंद्रमा होता है, चंद्रमा को सु जोड़ उक्ति, ये हम लोगों ने देखा। अब इसमें बता रहा है कि उकारांत में पहले ह्रस्व फिर बाद में दीर्घ और दोनों मिलकर दीर्घ होता है। तो आपको अब पता चल गया होगा धीरे धीरे, इतने जब हम लोगों ने सीखा तो आप हमसे पहले आपका दिमाग चल गया होगा कि अब क्या होगा, क्या होगा। तो यहाँ लघु होगा और वहां क्या होगा, तो दीर्घ होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ होगा, और ये उर्मी दीर्घ, ये ह्रस्व है तो ये दीर्घ होगा। अब इसमें भी अब दिमाग लगा लिए होंगे कि क्या होना चाहिए। सिंधुर्मी में सिंधु में
हरस सिंधु माने समुद्र होता है, और इसमें दीर्घ होना चाहिए, ये ध्यान रखना है सिंदूर में। अब इसमें हम लोगों ने देखा, अब कहीं तोड़ते समय अगर पहले ही दीर्घ हो और बाद में हरस हो तो उसके लिए लेकिन दोनों मिलके तो दीर्घ होना ही है उकारांत में। तो ये तब उसकी ऐसी स्थिति में यहाँ वधु है, अब देख सकते हैं, आप कहेंगे कि यहाँ अवधु है तो हमने यहाँ वधु लिख दिया, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं होगा। लेकिन दीर्घ में दीर्घ और हरस मिलता है फिर भी दीर्घ होता है, इसलिए इसको लिखने के बावजूद भी एक हरस उसमें बचा है, तो इसलिए उसको हमने हरस के लिख दिया। इसको थोड़ा बारीकी से जब समझेंगे तो पता चलेगा, नहीं तो दीर्घ को तो दीर्घ लिख दिए, फिर ये हरस कहाँ से आया। पर यहाँ जब देखोगे तो दीर्घ तो है, तो दीर्घ को फिर हरस जोड़े लेकिन फिर दीर्घ ही बना है, इसका मतलब इसमें दीर्घ लिखने के बाद भी एक हरस छुपा हुआ था जहाँ प्रगट उस ओर की है। अब इसमें अब देख सकते हैं कि यहाँ भूदार लिखा हुआ है तो हमने भू लिख दिया, फिर वही समस्या, यहाँ वही बातें, भू लिख दिए, फिर भी हमने एक हरस को यहाँ निकाला है और ये उद्धार शब्द बनाया है। अब वही इसमें भी है कि ये पहले दीर्घ फिर हरस, और इसमें देख सकते हैं कि स्वयंभू में स्वयं और भू, स्वयंभू लिखने के बाद भी उदय, क्योंकि इसमें है दीर्घ और हरस मिलके बना है इसलिए ऐसा संभव हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि उकारांत में अगर दीर्घ और दीर्घ मिलके फिर दीर्घ बनता है तो ये देखते हैं कि भूसर में भू जोड़ उस दीर्घ फिर दीर्घ हो गए, फिर इसमें देखें भुजा में भू जोड़ ऊर्जा। तो ये हम लोगों ने ये दीर्घ संधि के बारे में सीखा। और एक देख लेते हैं, जैसे री और री को जैसे पितृन करते हैं तो यहाँ भी री है, री और री मिलके री ही होता है। जैसे पितृ में पिता, पितृ ऋण होता है, पितृन पिता का ऋण, तो री में यह लिखा हुआ है तो री में दो री समाहित है, इसलिए तब इसका संधि विच्छेद कैसे करें, तब इसको करें पितृ, तो ये तो आ गया। लेकिन री में री जैसे यहाँ पूर्व में बताए कि एक री है समाहित, तो फिर यहाँ हम री इन कर सकते हैं। वही चीज इसमें भी मातृ में भी वही है, मातृ जोड़ ऋण। तो आज हम लोगों ने संधि के बारे में सीखा। आशा है कि इसको अगर बारीकी से समझेंगे शांत दिमाग से तो बातें समझ में आएगी। तो ठीक है।